आप सभी को नमस्कार बंधु। हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम काफी दिन बाद आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूंकि व्यस्त थे, कुछ दिन से मैं भी घर पर गया था, अपने यहाँ पर नहीं था और कई सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण आपका लेक्चर भी प्रोवाइड नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, अब पुनः हम लोग आरंभ कर रहे हैं और रेगुलर इसी तरीके से आप लोग देखते जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कमेंट भी किए, मैंने रिप्लाई भी किया है, तो आगे भी आप लोग बताते रहिएगा कैसा लग रहा है लेक्चर्स, और कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछते रहिएगा। और अभी तक ये हमारा 20वें नंबर का लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने 19 लेक्चर यूनिट 1 के पढ़ लिए हैं और ये हमारा 20वें नंबर का आज लेक्चर होगा। कहां तक हम लोग सिलेबस कर चुके हैं, तो सिलेबस पर ही हम लोग अभी हैं। हम लोगों ने पहली यूनिट का ये पहला टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, पहली यूनिट का ये दूसरा टॉपिक्स कवर कर लिया है। पहली यूनिट के तीसरे टॉपिक्स पर हम शिक्षण प्रभावक तत्वों की चर्चा कर रहे थे। शिक्षण प्रभावक तत्वों का मतलब आप जानते हैं कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं, जैसे जिससे इफेक्ट होती है शिक्षा। जैसे कि सबसे बड़ा टीचर होता है, यदि टीचर अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। वहीं यदि टीचर अच्छा है तो अच्छी शिक्षा मिल जाएगी आपको। तो शिक्षक एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा, सहायक सामग्री महत्वपूर्ण होती है कि देखिए एक टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर के पढ़ाने के लिए उसके पास कई सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि डिजिटल पैनल होना चाहिए या फिर टैबलेट आदि की व्यवस्था हो, चार्ट आदि की व्यवस्था हो, तो बुक्स इत्यादि हो, प्रयोग करना है कोई तो प्रयोग करने के लिए सामग्री उपलब्ध हो, ये सब सहायक सामग्री हो गया। इसकी चर्चा की हम लोगों ने। संस्थागत सुविधाएं भी होना चाहिए। जैसे संस्थागत सुविधाओं में आता है कि सरकार आपको सुविधाएं प्रदान करे, प्लेटफॉर्म हो आपको पढ़ाने के लिए। यदि ऑनलाइन पढ़ाना है तो, यदि ऑफलाइन पढ़ाना है तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़क वो आपका बेहतर भवन होना चाहिए, बैठ के लेने के लिए चेयर होनी चाहिए, कुर्सी वगैरह अच्छे से होना चाहिए। और इसके साथ ही जो भी आपको पढ़ना है तो उसके प्रयोगशाला के लिए होना चाहिए, यानी कि संस्था के रूप में आपको ग्राउंड होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए चीजें होनी चाहिए। ये सब संस्थागत सुविधाएं हैं। ऐसी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक वातावरण भी है और आज के लेक्चर में हम इसी शैक्षिक वातावरण की चर्चा करते हुए इस वाले तीसरे टॉपिक्स को भी समाप्त कर लेंगे और अगले में हम लोग उच्च शिक्षा अधिगम में शिक्षण की पद्धतियों की चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि शैक्षिक वातावरण बेहतर होना चाहिए। ठीक है, अब शैक्षिक वातावरण के बारे में ही पढ़ेंगे। शैक्षिक वातावरण में कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर ले चलता हूं और बताता हूं आगे। देखिए, शैक्षिक वातावरण यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है 30 नंबर के पेज में पीडीएफ पे, कोई बात नहीं। अब देखो शैक्षिक वातावरण की परिभाषा। सबसे पहले तो ये देखेंगे शैक्षिक वातावरण होता क्या है। देखिए, शैक्षिक वातावरण में वह सब कुछ शामिल होता है जो आपकी पढ़ाई के लिए एक वातावरण बनाए। सबसे पहले वातावरण क्या होता है ये समझो। आप लोग कहते हैं कि मुझे भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कहां जाएं, तो लोग कह देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे भाई दिल्ली में अच्छी पढ़ाई होती है, दिल्ली जाओ, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको दिल्ली में जाकर के बुक्स मिल जाएंगी, बुक्स के साथ आपको वहां टेस्ट सीरीज का उपलब्ध हो जाएगी, आपको वहां बेहतर टीचर मिल जाएगी, बेहतर कोचिंग मिल जाएगी, यूपीएससी की तैयारी करने वाली स्टूडेंट मिल जाएंगी, लाइब्रेरी आपको वहां पर मिल जाएगी। इस तरीके से यानी कि यूपीएससी के तैयारी के लिए जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे तैयारी। क्या नया मटेरियल आ रहा है मार्केट में, कैसे कंटेंट हो रहा है, फोटोज कॉपी करानी है, किताब खरीदनी है, कोई टीचर से मिलना है, कोई गाइडेंस करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक इंटरव्यू देना है, तो ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। इसलिए आप वहां पर जाइए। एमपीपीएससी की तैयारी करनी है आप कहेंगे तो आप इंदौर जाइए, इंदौर से तैयारी करिए, ऐसा लोग कहें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि वहां पर आपके अध्ययन सुगम हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मंदिर क्यों बनाया जाता है, मंदिर में वो माहौल होता है कि आप जाकर के बैठे, वहां पूजा का ही सब माहौल है, वहां और कोई व्यक्ति कुछ काम करने आए नहीं, सब वहां पूजा करने ही आए, तो एक ही कार्य को करने वाले लोग जुड़ रहे हैं मंदिर में। दूसरा, ऐसे ही आप विद्यालय में जा रहे हो तो विद्यालय में क्या है कि पढ़ाई होनी है, घर में भी पढ़ सकते हो भाई, विद्यालय की क्या जरूरत है, तो विद्यालय की इसलिए जरूरत है क्योंकि विद्यालय में आपकी पढ़ाई के सुगमता है। वहां पर आप जाएंगे तो आपको टीचर अवेलेबल रहेगा, टीचर के साथ आपको वहां पर पुस्तकों के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, वहां आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि खेलना है तो खेलने के लिए व्यवस्था रहेगी, पार्क रहेगा,
वस्तुएं रहेंगी, वहां पर आपको कोई प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के लिए सामग्री रहेगी, तो प्रयोग करने की सामग्री हुई, खेल का मैदान हुआ, वहां कार्यक्रम करने की व्यवस्था हुई, वहां के टीचर हुए, वहां के कर्मचारी हुए, ये सभी चीजें मिलकर के एक शैक्षिक वातावरण को तैयार करते हैं। यही है एक शैक्षिक वातावरण। एक शैक्षिक वातावरण अच्छे स्टूडेंट से बनता है, कर्मचारियों से बनता है, टीचरों से बनता है, वहां के समाज से बनता है, वहां के सांस्कृतिक मूल्यों से बनता है, वहां सामाजिक मूल्यों से बनता है। सभी से मिलकर के एक बेहतर शैक्षिक वातावरण यानी कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब तो शैक्षिक वातावरण क्या है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ठीक से, है ना। अब देखो आगे चलते हैं। शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य उस शैक्षिक संस्था, कक्षा, उसका परिसर, उसके अधिगम स्थल, भौतिक सामग्री, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक परिस्थितियों से है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता को प्रभावित करते हैं। यानी कि जहां शिक्षक और शिक्षार्थी अध्ययन ले रहे हैं, यानी कि शिक्षण और अधिगम हो रहा है, वहीं पर ये सभी चीजें उस माहौल को, उस वातावरण को प्रभावित करती हैं। पूछा गया है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शैक्षिक वातावरण किस श्रेणी में आता है, तो ये एक बाह्य कारक के रूप में आता है। एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो आपकी पढ़ाई को प्रभावित करता है, सीधे तौर पर तो नहीं करता है। आप पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आप अधिगम यानी लर्निंग कर रहे हैं, टीचर शिक्षण यानी कि टीचिंग करा रहा है, लेकिन बीच में ये सभी चीजें यदि बेहतर हो तो वो पढ़ाई और भी उत्कृष्ट हो जाती है। यदि पढ़ाई उत्तम हो रही है तो आपकी वो पढ़ाई उत्तम ना होकर के अत्युत्तम हो जाएगी। ये वाला मैटर होता है यदि वातावरण बेहतर हो तो। अब देखते हैं वातावरण के प्रकार क्या है। तो एक तो होता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या होना चाहिए, भवन अच्छा हो, वहां फर्नीचर अच्छा हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, ये सभी चीजें बेहतर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वहां पर कार्यक्रम बेहतर ढंग से चल पाएगा, संचालित हो पाएगा। जैसे कि अभी मैं 15 अगस्त को गया था एक जगह और वहां पर देखा कि स्कूल में कार्यक्रम 8 बजे सुबह से स्टार्ट होना था, लेकिन क्या हुआ कि लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो 9 बजे 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अब 10 बजे स्टार्ट हुआ, तब तक तो क्या हुआ, जितने लोग तैयार होकर के आए थे, पार्लर करके आए थे, उनका पार्लर उतर गया, है ना। तो बच्चों का मन नहीं रहा। दूसरा, धूप आ गया वहां पर, तो धूप आ गया तो बच्चे बैठे ही नहीं, भाग गए। तो देखो कंप्लीट व्यवस्था भंग हो गई वहां पर, क्योंकि वातावरण अव्यवस्थित हो गया। वही एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में ये सब कार्यक्रम बेहतर ढंग से हो रहा है, तो लोग वहां के प्रति जाएंगे कि देखो भाई वहां तो कितना अच्छा चल रहा है, यहाँ क्या क्यों गलत चल रहा है। कारण यही कि भौतिक वातावरण भी आपके एजुकेशन को इफेक्ट करेगा। और देखिए भाई, अभी तो यहाँ आज की बात है, मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहे हैं, अपना प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते ही करते मान लीजिए लाइट चली गई, तो प्रयोग नहीं हो पाएगा। जैसे आज आपको टैबलेट से वीडियो बना करके दे रहा हूं मैं, डिजिटल पैनल पर नहीं दे रहा हूं, उसका कारण सीधा है कि लाइट ही मेरे यहाँ अभी नहीं है फिलहाल, तो मैंने सोचा कि चलिए टैबलेट से ही पढ़ा करके इनको आज का लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, आगे आगे का किया जाएगा, कम से कम पढ़ाई तो अवरुद्ध ना हो। तो इस तरीके से भौतिक वातावरण भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें भवन हो, फर्नीचर हो, प्रकाश हो, वेंटिलेशन हो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला हो। इससे पढ़ाई सुगम होती है और बाधित नहीं होती है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक वातावरण भी क्रिएट करने की बहुत जरूरी। जैसे सरकारी स्कूलों में आपको डराते हैं, जब जैसे कॉलेजों में आप पूछोगे सरकारी टीचर से, ऐसा वो कहेगा जाओ इधर से, डांट के भगा सकता है। तो भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी कि बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए पूछने में। तो आप जहां पढ़े लिखे वहां भयमुक्त वातावरण हो, सहयोगी वातावरण। ऐसे कि ऐसा नहीं कि आपने पूछा और वो आंसर नहीं दिया, वो क्या क्या पूछने आ जाता है। तो सहयोगी होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए क्या आवश्यक है, तो भयमुक्त हो, सहयोगी हो और प्रेरणादायक वातावरण हो। प्रेरणादायक से अभिप्राय ये होता है कि देखो आप वहां पर स्कूल में जा रहे हैं तो आपको कुछ देर लोगों को देख करके लगे कि यार इसके जैसा बनना है, इसके जैसा कुछ करना है, यानी कि टीचर के जैसा बनना है, यानी कि या फिर किसी और के जैसा बनना है। तो प्रेरणा प्रदान करने वाला वातावरण हो, आपको मोटिवेशन मिले कॉलेज में जाकर के कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेरणादायक वातावरण रहेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, यही आपके मन को सीधे तौर पर इफेक्ट करेगा।
दूसरा, जो किशोर अवस्था के छोटे 12 से 18 एज के विद्यार्थी होते हैं, मैंने आपको बताया था, इनमें बाह्य मोटिवेशन होता है, बाह्य प्रेरणा होती है। बाह्य प्रेरणा का मतलब कि टीचर जैसा रहेगा, टीचर यदि स्वच्छ रह रहा है, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, अच्छी भाषा का अनुप्रयोग कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो बच्चे भी उस अच्छे व्यवहार को सीखेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि मुझे ही सर के जैसा बनना है, आदि आदि। अब यह सामाजिक वातावरण भी बेहतर होना चाहिए, यानी कि सहपाठियों से संबंध बेहतर, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं तो उनसे आप क्या करें, संबंध बेहतर रहे, बातचीत करें, सहयोग करें, समूह की भावना होनी चाहिए कि साथ में खेलेंगे, ग्रुप में खेलें, ग्रुप में स्टडी करें, ग्रुप में आप, वो हमारे यहाँ अंताक्षरी करते तो अंताक्षरी करें, सहिष्णुता की भावना, चूंकि यहाँ पर कई पृष्ठभूमि के लोग आएंगे, कोई किसी इस्लाम धर्म से आ रहा है, तो कोई हिंदू से आ रहा है, तो कोई किसी धर्म से आ रहा है, कोई किसी जाति से आ रहा है, कोई किसी वर्ण से आ रहा है, तो सबकी भावनाओं को सहिष्णुता की भावना होती है, वहां पर सहिष्णुता का मूल्य सीखते हैं कि भाई अलग अलग मत वैभिन्न के लोग हैं, तो हमें अलग अलग उनकी मतों को कैसे समझना है, और सभी के मत का अपना महत्व है, ऐसा। तो ये सभी चीजें सामाजिक वातावरण के अंतर्गत की, ऐसा में क्रिएट करना है कि सभी लोग सहिष्णु बने, समूह की भावना हो, सब में एक साथ काम करने की भावना हो, है ना। सांस्कृतिक वातावरण भी क्रिएट होना चाहिए। आज की एजुकेशन में ये कमी देखी जाती है कि नैतिक मूल्य नहीं सीखते हैं, मूल्य, परंपराएं और विविधता का हमें सम्मान करना है, कि नैतिकता का, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, आपको वहां पर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, इन सभी का अनुपालन करना होगा, और इनके अनुपालन को सिखाना चाहिए, वातावरण क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि परोपकारिता, यदि कोई जरूरत पड़ रही है तो आपके स्कूल में बच्चे सहायता कर रहे हैं, पर्यावरण को स्वच्छ करने पे सब ध्यान दे रहे हैं, सब लोग, कोई झूठ नहीं, झूठ कोई बोल रहा है तो उसको मतलब ये समझाया जाए कि झूठ बोलना गलत है, कैसे गलत है, उसको कुछ उदाहरण देकर के समझाया जाए कि इसने ऐसा झूठ बोला, कोई कहानी सुना करके बताई जाए आदि। यदि तो नैतिकता सिखाने है, नैतिकता का वातावरण क्रिएट करना है, क्योंकि यही सभी चीजें जब वो वहां स्कूल विद्यालय में सीखेगा तभी वह जीवन में भी अनुप्रयोग करेगा। ऐसी तकनीकी वातावरण होता है। स्कूल में आप आईसीटी आधारित वातावरण करें, जिससे कि विद्यार्थी डिजिटल रूप से अवेयर हो सके। एआई क्या होता है, एआई नया आ रहा है, हालांकि बच्चों को तो इतना नहीं जानना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इन सभी चीजों के बारे में, स्मार्ट क्लासेस क्या है, डिजिटल टूल्स का प्रयोग कैसे करना है, वाईफाई क्या होता है, 5G क्या है, 6G क्या है ना, वायरलेस क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के तकनीकी आधारित थोड़ी समझ विकसित करने का वातावरण दे। वहां कंप्यूटर लैब हो तो कंप्यूटर से कर पाए, वरना हम देखते हैं कि भारत में फॉर्म नहीं भर पाते हैं बच्चे अपना, और तो आप करेंगे ही क्या। तो ये सब बातें हैं। तो तकनीकी वातावरण, यानी कि हमें सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए, तकनीकी वातावरण बेहतर करना चाहिए, हमें सामाजिक वातावरण बेहतर करना है, मनोवैज्ञानिक वातावरण करना है। ये सभी चीजें यदि हम बेहतर कर देते हैं तभी एक बेहतर विद्यालय बनता है, और वहां से हम बेहतर उत्तम कोटि की शिक्षा ले सकते हैं। प्राइवेट में इन्हीं सभी चीजों को बेहतर ढंग से मैनेज किया जाता है, इसलिए स्कूल का मैनेजमेंट भी गजब होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल इसलिए बेहतर रन कर रहे हैं कि वहां पर हम बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में होता है, बच्चे अच्छे से आते हैं, साफ सुथरी ड्रेस, बढ़िया ड्रेसिंग सिस्टम है उनका, सब कुछ सिस्टम है, खेलने का सिस्टम है। तो ये सब हमें यहाँ पर भी करना चाहिए। देखिए, शैक्षिक वातावरण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि सहयोगात्मक और समावेशी होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए बराबर हो, सभी को वहां अच्छा रहे और सहयोगी हो, कि जो आवश्यकता पड़ रही है बच्चों को उसकी जरूरत पूर्ण हो, क्योंकि बच्चा आ क्यों रहा है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और सीखने के लिए तब आ रहा है जब वो खुद नहीं सीख पा रहा है, क्योंकि उसे सहयोग की आवश्यकता है, तो वहां पर आवश्यक सहयोग मिले। दूसरा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुविधा हो, ऐसा नहीं बच्चा डरता रहे, अपनी जो मन में कोई बात है वो कह ही नहीं पा रहा है, अपनी जिज्ञासा प्रकट ही नहीं कर पा रहा है, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुविधा होना चाहिए, ये भी वातावरण में सम्मिलित हो। दूसरी, भय और दंड से मुक्त हो, भय मुक्त हो, यदि भय रहेगा तो अपने मन का प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए भय मुक्त होना चाहिए, और दंड से मुक्त इसलिए होना चाहिए वरना दंड के डर से वो कोई नई चीज बताएगा ही नहीं, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करेगा ही नहीं। तो दंड ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति का एक दबा देता है बच्चों की, तो डर नहीं रहना चाहिए, पूछने का कोई भी आजादी होना चाहिए, कोई उनके मन में विचार है तो वो भी रख सके, ये सब वातावरण होना चाहिए, ये विशेषताएं हैं। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और नकारात्मक दोनों होती है। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा वो होती है जैसे कि मान लीजिए मैंने JRF क्वालिफाई किया, ठीक है,
और मेरे जेआरएफ क्वालीफाई करने से आपको लगा कि देखो इन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया, इनके पास अनुभव है, तो मैं इनसे कुछ सीखूं और मैं भी अपना जेआरएफ क्वालीफाई करूं। तो आप मुझसे, मेरे सफल होने से, मेरे अच्छे परिणाम से आप मुझसे सीखें और आगे बढ़े, ये हो गया सकारात्मक। दूसरा होता है मुझसे आप जले और मनमुटाव रखे रहें, ईर्ष्या करते रहें और फिर प्रतिस्पर्धा करें, ये हो गया नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। तो आपको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है कि आप आगे जो चीज जानते हो वो दूसरे को सिखाओ, दूसरा जो जानता है आप सीखो, दोनों आगे बढ़ो, ये होता है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करें, यानी कि ऐसी हमें विशेषता होनी चाहिए शैक्षिक वातावरण की कि वहां विद्यार्थी नैतिक मूल्य सीखे, वरना आज के बच्चे गाली सीख करके आ जाते हैं स्कूल से, है ना, गाली सीख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें सीख रहे हैं, गुटखा खाना सीख रहे हैं, सिगरेट पीना सीख रहे हैं, प्रेम मोहब्बत करना बचपन ही में सीख जा रहे हैं। तो इस नैतिक और सामाजिक मूल्यों का वहां पर संबंध रहो। सामाजिक मूल्य का मतलब बंधुत्व की भावना बढ़े, वहां परोपकार की भावना बढ़े, वहां सहयोग की भावना बढ़े, ये क्या हुए, ये सब सामाजिक मूल्य हुए, है ना, ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं, तकनीकी और नवाचार को भी बढ़ावा मिले, वहां पर तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा मिले। साथ में एक प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए पूछा गया कि एक 2020 का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू पूछा गया कि एक प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा हो, तो लोकतांत्रिक हो और दूसरा प्रेरणादायक हो। तो वहां लोकतांत्रिक हो यानी कि बच्चे अपनी बात अपने टीचर से रख पाए, जैसे लोकतंत्र में लोग अपनी बात रख पाए और वो उससे जवाब ले पाए और प्रेरणा उन्हें प्राप्त हो वहां पर कि कुछ सीखने के लिए कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो कि हमें इस ओर बढ़ना है। ये हुआ एक उत्तर लिखा है यहां पर डायरेक्ट, है ना। आगे देखते हैं, अब शैक्षिक वातावरण की भूमिका, रोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि अब क्या होगा, शैक्षिक वातावरण की भूमिका, यदि अच्छा वातावरण होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो बताएंगे। जैसे यदि प्रेरणा में वृद्धि मिल रही है कि आपके स्कूल में बच्चा जाता है, उसे प्रेरणा मिलती है और वो सीखने का प्रयास करता है, तो उससे क्या होता है, उत्साहजनक वातावरण बच्चों को सीखने की इच्छा को बढ़ावा देता है। यानी कि यदि आप प्रेरणा देते हैं बच्चों को तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। प्रेरणा देते हैं यानी कि आप महात्मा गांधी के विचारों से उसे समझाते हैं, अंबेडकर जी के विचारों से समझाते हैं, आप कुछ नए उदाहरण देते हैं, आप कुछ लोगों को बुलाते हैं मोटिवेशन के लिए और बातें करवाते बताते हैं कि देखो इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो इससे बच्चों में सीखने की इच्छा बढ़ती है और एक उत्साह बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञान सूचनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है और विश्लेषण करने में भी सहायक होता है। उनका यदि बेहतर वातावरण है तो वो समझ का स्तर बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। भावनात्मक संतुलन भी उनके अंतर्गत आता है, जैसे कि वो भय मुक्त वातावरण आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। यानी कि यदि भय मुक्त रहेंगे तो हमारे मन में जो विचार आएगा वो हम रखेंगे, उसको टीचर सुधारेगा और हम कुछ नई चीज कर पाएंगे, तो हमें आत्मविश्वास आएगा कि देखो मैंने ऐसा कर लिया, तो हम उससे और आगे करने के लिए बढ़ेंगे। तो भावनात्मक संतुलन भी होगा, यानी कि भयमुक्त रहेंगे तो आत्मविश्वास भी आएगा। ये है सामाजिक विकास भी होगा विद्यार्थी का, यानी कि सामाजिक विकास ऐसा कि समूह में गतिविधि करेगा, वो सब साथ में काम करेगा, कुछ साथ में यदि गलत हो रहा है तो आवाज उठाने की आदत उसकी बनेगी, साथ में कार्य कर पाएगा और दूसरे के विचारों का, दूसरे की भावनाओं का भी सहिष्णुता यानी कि उनका सम्मान कर पाएगा, इसी को सहिष्णुता कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरणा में वृद्धि होगी, संज्ञानात्मक विकास होगा, भावनात्मक संतुलन होगा, सामाजिक विकास होगा, साथ में नवाचार और प्रयोग, यानी कि वो नए प्रयोग भी कर पाएगा, क्योंकि डर रहेगा नहीं, कोई नया काम करेगा तो उसे उसके लिए तकनीकी सुविधाएं भी वहां उसे मिलेंगी स्कूल में, तो वो भी कर पाएगा तकनीकी सुविधाएं और प्रयोगात्मक अवसर भी उसे प्राप्त होंगे, क्योंकि वो सभी चीजें स्कूल में कॉलेज में विद्यमान है। जैसे कि क्या होता है कि भयमुक्त वातावरण रहता है, तो आप भयमुक्त वातावरण है और कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो प्रेरणात्मक वातावरण है, तो लोग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, भाषण देते हैं और जिससे कि उन्हें आत्मविश्वास आता है, धीरे धीरे बोलने की क्षमता विकसित होती है, ये सभी चीजें। अब देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में क्या कहा गया। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टूडेंट केंद्रित शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, यानी कि जो आवश्यकता है स्टूडेंट की उस अकॉर्डिंग हमें वातावरण क्रिएट करना है। सहयोगात्मक वातावरण रखना है, यानी कि बच्चों को जो जरूरत है टीचर वह सहायता करे। आनंददायक वातावरण रखना है, यानी कि स्ट्रेस के साथ पढ़ाई नहीं, एंजॉय के साथ। इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऐसा विकल्प रखा कि आपको जो 2 डिग्रियां भी एक साथ करना है, 2 चीजों में रुचि है तो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ना है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं।
और साथ ही मूल्यों आधारित शैक्षिक वातावरण पर भी बल दिया गया है। चूंकि ये कमी देखी जा रही कि जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो मूल्य रहित आ रहे हैं, परोपकार से उन्हें मतलब नहीं है, हिंसा की ओर उतावले हो जा रहे हैं। तो इससे उन्हें की एजुकेशन में क्या रहे, नैतिक मूल्य समाहित किए जाए, जैसे सत्यनिष्ठा, अहिंसा, परोपकारिता, समानता, बंधुत्व, कर्तव्यनिष्ठता आदि आदि। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुभाषी शिक्षण की बात की गई कि बहुत सारी भाषाओं का हम शिक्षण करें। बहुत भाषाओं को जानने से हमें क्या, एक तो सांस्कृतिक समावेशिता आती है कि हम कई संस्कृति कई भाषाओं को प्रयोग करें तो हम सभी के प्रति सहिष्णु भी रहते हैं और समावेशी भी हमारा विकास होता है, सांस्कृतिक समावेशी भी रहते हैं। डिजिटल सशक्तिकरण को, जिससे कि व्यक्ति नए, जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है और आज के समय में और टेक्नोलॉजी के अनुकूल ही चलना होगा, चूंकि इसी का एरा आ गया है। तो तकनीकी वातावरण भी वहां पर क्या होगा, मिलेगा उन्हें, तो वो तकनीकी रूप से भी क्या होंगे, जागरूक होंगे, यानी कि जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। स्कूल परिसर को ज्ञान क्षेत्र बनाना, यानी कि स्कूल परिसर को ज्ञान का क्षेत्र बनाना, कि वहां पर आए लोग तो पढ़ने का अपने आप मन हो, ऐसी क्रिएट कर देना, तो प्रेरक अधिगम स्थल बन जाए कि वहां प्रेरित हो व्यक्ति पढ़ने के लिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है। अब PYQ 2022 में पूछा गया यूजीसी में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार के शिक्षण वातावरण को प्रोत्साहित किया गया है, तो वहां आनंदमय वातावरण को, जिज्ञासा आधारित और समावेशी, यानी कि जिसमें जिज्ञासा बढ़े, समावेशी हो सभी के लिए और आनंददायक हो, ऐसे वातावरण को 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बढ़ावा दिया गया है। अब अच्छे शैक्षिक वातावरण के क्या तत्व होते हैं, यानी कि क्या तत्व होते हैं, कहां पर कैसे समझोगे कि कहीं पर अच्छा शैक्षिक वातावरण है, तो वहां पर अनुशासन व स्वतंत्रता में संतुलन होना चाहिए कि कितना अनुशासन कितनी स्वतंत्रता, यानी कि बच्चों को कितना बोलने की आजादी, कैसे अनुशासन करना है, क्योंकि अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों पर्याय है। यदि एकदम कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे देंगे तो बच्चे तो गंद मचा देंगे, कुछ भी कर डालेंगे। इसलिए अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच बेहतर संतुलन होता है, जो बेहतर विद्यालय होता है। शिक्षक का सहयोगी और प्रेरक दृष्टिकोण होता है, बच्चों को सहयोग करता है और प्रेरित करता है किसी चीज के करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, पढ़ने के लिए। शिक्षार्थी केंद्रित रणनीतियां होती है, यानी कि बच्चों को ध्यान में रख करके टीचिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं, कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, सब कुछ बच्चों को ध्यान में रख करके किया जाता है। सामग्री और संसाधनों की उपयोगिता देखी जाती है कि ये सामग्री हमारे बच्चों के लिए अनुकूल है, इससे हमारे बच्चों को ऐसा लाभ होगा, इस सब आधार पर संसाधनों को भी एकजुट किया जाता है। समूह कार्य और सहपाठी संबंध, समूह में कार्य करने से हम उन्हें सामाजिक सहिष्णुता का पाठ सिखाते हैं और सहपाठी संबंध होता है वहां पर कि सभी अपनी क्लास वाले मिलकर के चले, बात कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि बहु सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण विकास हो पाता है। आगे आईसीटी और डिजिटल टूल्स का प्रयोग करते हैं तो इससे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ती है और आईसीटी मतलब जहां अच्छा वातावरण होगा वहां आईसीटी और डिजिटल टूल्स का प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चे डिजिटल रूप से अवेयर हो सके। उपलब्ध संसाधनों का न्याय संगत वितरण करेंगे, यानी कि जो है वहां पर उसका हम न्यायपूर्ण तरीके से बच्चों में वितरण करके और बच्चों को जिस चीज की आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। ये एक अच्छे शैक्षिक वातावरण के तत्व हैं। अब समस्याएं क्या आ सकती है, एक शैक्षिक वातावरण से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती है जो इसको प्रभावित कर सकती है, तो हमें उसको दूर करना है। जैसे कि एक तो शोरगुल, यदि आपके आसपास जहां विद्यालय है यदि वहां पर शोरगुल हो रहा है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहां पर क्या होगा, एकाग्रता बाधित होगी बच्चों की। तो ऐसी शोरगुल की स्थिति को हमें समाप्त करना है, उसके लिए आसपास फैक्ट्री आदि इत्यादि प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। दंडात्मक रवैया, यदि हम दंडात्मक रवैया भी हमें नहीं अपनाना है। पूछा गया है कि शैक्षिक वातावरण की समस्या क्या है और कौन सा हमें चीजें नहीं अपनानी है, तो हमें डर नहीं, मतलब दंडात्मक रवैया नहीं अपनाना है, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, आदि आदि ये नहीं करनी है। तो दंडात्मक रवैया नहीं अपनाना है क्योंकि यदि ये करते हैं तो भय और निष्क्रियता बच्चों में आ जाएगी, ठीक है। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है क्योंकि भेदभाव करोगे तो असमान अवसर होंगे, जैसे जाति के आधार पर आप भेदभाव करते हैं या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं या विद्यार्थियों के आधार पर करते हैं तो आप समान अवसर नहीं दे पाएंगे, यानी कि समावेशी विकास फिर नहीं हो पाएगा। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक उद्देश्य क्या है कि समावेशी विकास हो, आनंददायक हो, प्रेरणामूलक हो। संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए, संसाधनों की कमी होती है तो निष्क्रिय अधिगम होता है, ठीक से अधिगम ही नहीं हो पाएगा। आपको चार्ट चाहिए प्रयोग कराने के लिए, साइंस के कुछ सब वस्तु चाहिए, वो है ही नहीं आपके पास,
तो आप ठीक से करा नहीं पाओगे, तो विद्यार्थी कंसेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। आपको कंप्यूटर में कुछ चला के दिखाना है, आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है तो कैसे दिखाओगे, ये सब चीजें हैं। शिक्षकों में समर्पण की यदि कमी होती है तो भी प्रेरणा में गिरावट होती है, इसलिए शिक्षकों में समर्पण की कमी नहीं होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, इसलिए उन्हें समय समय पर प्रशिक्षित करते रहना चाहिए और जांच आदि भी होती रहनी चाहिए। ये सभी समस्याएं भी हो सकती हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या शैक्षिक वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दंडात्मक रवैया, यानी कि दंडात्मक रवैया आपको नहीं अपनाना है। अब देखो क्वेश्चंस भी यही बने हैं यूजीसी में, ये यहाँ पर लिखे हैं एक साथ कि शैक्षिक वातावरण किस प्रकार का कारक है, तो बाह्य कारक है। शिक्षण में सहयोगी वातावरण के क्या लाभ होते हैं, यदि अच्छा सहयोगी वातावरण होता है तो प्रेरणा मिलती है और सफलता में भी वृद्धि होती है। शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो किसी की पारिवारिक स्थिति शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत नहीं आती। भाई आपके पारिवारिक स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है शैक्षिक वातावरण को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो समावेशी और आनंददायक शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। लास्ट हम देखते हैं कि अच्छे शैक्षिक वातावरण के संकेतक क्या है, इंडिकेटर क्या है, जिससे आप समझोगे कि अच्छा तो विद्यार्थी उत्साह पूर्वक भाग यदि ले रहे हैं तो आप समझो कि हाँ वातावरण अच्छा है। शिक्षकों में सहयोगात्मक व्यवहार है कि शिक्षक सहयोग कर रहे हैं आपको चीजों के लिए, तो आप समझेंगे कि वहां पर कैसा है, अच्छा शैक्षिक वातावरण है। समूह चर्चा की जाती हो, परियोजना कार्य किए जाते हो, कार्यशालाएं हो, ये सभी चीजें हो तो आप जानेंगे कि अच्छा शैक्षिक वातावरण है। प्रयोग के लिए कार्यशालाएं हैं, परियोजनाएं हैं, डिजिटल उपकरणों की सुविधा है, बच्चों को डिजिटल उपकरणों की सुविधा है, चलाने का अवसर मिलता है, वो डिजिटल रूप से जागरूक हो रहे हैं, तो ये भी अच्छे शैक्षिक वातावरण के संकेतक है। मूल्य आधारित गतिविधियां भी कराई जाती हैं कुछ, जैसे कि नैतिकता के लिए कुछ पंचतंत्र आदि से या नैतिकता मूलक कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे ही भेदभाव रहित, वहां भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली हो, यदि ऐसा रहता है तो एक शिक्षक बेहतर शिक्षक वातावरण रहता है, और ऐसा होता है तो विद्यार्थी अच्छे से अपना विकास करते हैं। तो शैक्षिक वातावरण केवल चार दीवारी के अंदर का वातावरण नहीं है कि क्लासरूम के अंदर का हो, अपितु एक जीवंत, प्रेरणादायक, समावेशी, मूल्यपरक अधिगम स्थल होना चाहिए, जहां प्रेरणा भी मिले, सभी के साथ समावेशी विकास भी हो सके, मूल्यपरक भी हो। यह विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाएगा, कौशल को बढ़ाएगा, मूल्यों को बढ़ाएगा और व्यवहार को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस तरीके से आपका कंप्लीट शैक्षिक वातावरण आज हो गया है। ठीक है, अब आगे पीवाईक्यूज वगैरह भी है इसके शैक्षिक वातावरण से संबंधित और सहायक सामग्री, पहले शैक्षिक वातावरण से संबंधित सहायक देखिए काफी चीजें होती हैं कि कक्षा में शिक्षण की वाणी में स्वराघात को कहा जाती है। यदि वो विद्यार्थी टीचर तेज आवाज या कम आवाज करके बोल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, भाषिक, पराभाषिक, बृहदभाषिक या गैरभाषिक, तो इसे पराभाषिक कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे लाइव क्लासेस में। तो हमारा ये वाला भी टॉपिक्स हो गया है और आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे इसके अगले लेक्चर्स में, वो भी मैं आपको 1 मिनट में यहाँ पर बता दूं, सूचित कर दूं। इसके अब अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोगों का आधा लगभग सिलेबस इसी यूनिट का हो गया। अगले 10 लेक्चर्स में मैं प्रयास करूंगा ये सब कुछ हो जाएगा आपका इतना ये पोर्शन बचा है सिलेबस का, और ये अगला आपका 10 लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा, इतना आपका पोर्शन हो गया है। अगली क्लास में उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित, इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन पर चर्चा करेंगे, फिर स्वयं प्रभा पर और मूक्स पर, इन पर चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में 3-4 वीडियोज होंगे जिसमें हो जाएगा आपका। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा लेक्चर और कैसी लगी कक्षा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो ओके मित्रों, धन्यवाद।